है गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के जितने भी नेम रिएक्शन है सभी आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सभी यहाँ पर लिख दिया है कि क्लास 12 नेम रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन। ठीक, सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है वुटज अपक्रिया क्या होती है, यानी वुटज रिएक्शन क्या होता है। ठीक, जितने भी रिएक्शन है वैसे नेम रिएक्शन जो होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक, आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देकर नहीं समझाऊंगा। बट हाँ, ये है कि आपका जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे एल्किल है, हाइलाइड है, तो इस तरीके से जो यहाँ भी टाइप रिएक्शन जो होते हैं ये टाइप रिएक्शन सिर्फ हम आपको बताएंगे। और एल्किल, जैसे एल्किल है तो आर है, तो आर के स्थान पर आप रख रख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी रखना है एल्किल आप रख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो उस तरीके से हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्किल क्या होते हैं। तो एल्किल कुछ मोटे मोटे यानी कि जो उसमें हैं तरीके हैं वो आप सीख लीजिए। जैसे एल्किल है, हैलोजन है, ये सब क्या होते हैं इनको सबसे पहले से आप जान लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा और मन लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्किल जैसे आर जहाँ पर आ जाए उसके स्थान पर आपको क्या रखना है। तो जहाँ पर आर आ जाए उसके स्थान पर कोई भी आपको एल्किल रख देना है। ठीक, इसका मैं सूत्र बता दूं, H2N+1। ठीक, ये होता है। और यहाँ पर देखो जैसे कि सी के स्थान पर मान लो मैंने एक रखा, एन के स्थान पर कोई भी संख्या आप रख सकते हो। ठीक, जैसे एक रखा तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दो एक नम दो, दो एक तीन। ठीक, तो यहाँ पर CH3। ठीक, तो पहला हमारा मिल जाएगा मेथिल। ठीक, तो इसी तरीके से कोई भी आप रखोगे तो सब एल्किल एल्किल मिलेंगे। ठीक, तो इसी तरह से हो जाएगा मेथिल, एथिल। ठीक, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ठीक, इसी तरह से सब आप रख सकते हो। तो कोई भी आप आर के स्थान पर रख सकते हो, कोई भी एल्किल। ठीक, अगर यक्स मिल जाए तो यक्स के स्थान पर आप क्या रखना है, अगर यक्स आपको मिल जाए तो यक्स के स्थान पर आपको रखना है कोई भी हैलोजन। जैसे Cl रख सकते हो, Br रख सकते हो, आयोडीन रख सकते हो। ठीक, Cl मतलब होता है क्लोरीन और Br मतलब होता है ब्रोमीन, आई मतलब होता है आयोडीन। ठीक, तो कोई भी आप यहाँ पर यक्स के स्थान पर रख सकते हो, कोई भी हैलोजन रख सकते हो। ठीक, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और समझा दें। देखो जैसे कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर रखना हो, पर कोई एक अभिकारक लिया A प्लस में वहाँ पर B लिया और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दिया, और इधर मान लो आपका प्रोडक्ट बना C और प्लस में जल बन गया। मान लो प्लस में जल बन गया। अब इस प्लस, यहाँ पर जो प्लस जल में बना है, इस प्लस जल को अगर मैं इधर लिखूंगा तो इधर मैं प्लस लिख कर लिखूंगा। ठीक है, अगर हमें इसी जल को अगर हमें यहाँ पर यानी इस एरो के नीचे लिखना हो तो हम यहाँ पर माइनस लगा कर लिखेंगे। ठीक, ये बीस मतलब ये बात समझ लो, नहीं तो अभी रिएक्शन में अभी आपका आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर समझ लो कि अगर जो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब इधर लिखना है, उधर लिखना है, एरो के उस पार लिखना है, उस चीज़ को तो आपको प्लस लिख के लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एरो के नीचे किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको माइनस लगाकर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद पर 30-35 रिएक्शन है, 35 रिएक्शन करीबन है। ठीक, तो इनको थोड़ा से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इनको मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए थोड़ा से इनको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो और इसके बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉपिक नॉलेज सर्च कर लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम में जाकर तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमें, और वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा इसका, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले है, फिर फिटिक अपक्रिया है, फिर वुटज फिटिक अपक्रिया है। ठीक, तो देखो यहाँ पर तीनों रिएक्शन को आपको एक साथ समझना है। ठीक, इनमें अंतर क्या है इसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम इसको रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे, और ज़्यादा डिटेल में जिसको पढ़ना हो वो हमें बता दीजिएगा, मैं बाद में उसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, वहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक, जो आपको रिएक्शन यहाँ पर कठिन लगे वो आप बता दीजिएगा, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं वुटज अपक्रिया क्या होता है, फिटिक अपक्रिया क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वुटज फिटिक अपक्रिया। तीनों रिएक्शन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, और तीनों रिएक्शन एक ही जैसे हैं। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा से अंतर इनमें क्या है वो देख लीजिएगा, बाकी आपको पता चल जाएगा। ठीक,
उसके बाद देखो यहाँ पर वुटज अपक्रिया में क्या है, सबसे पहले आप वुटज अपक्रिया समझ लें, फिर उसके बाद हम अंतर आपको बताते हैं, ठीक। वुटज अपक्रिया में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एल्किल हाइलाइड लेना है, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेना है, जैसे कि यहाँ पर एल्किल हाइलाइड एक ही लिया, अब इसी तरह से एक और एल्किल हाइलाइड आपको लेना है, ठीक। रिएक्शन को आपको अच्छे समझने के लिए मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक। बाकी आप यही एल्किल हाइलाइड दोनों सेम ही है, ठीक। आपको 2 एल्किल हाइलाइड लेना है, ठीक। उसके बाद 2 सोडियम के अणु लेने हैं, ठीक है, ठीक। अब इतना लेने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये आपस में अपना बॉन्ड तोड़ कर सोडियम के साथ दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। जब सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 2Na बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक एल्किल बचा है और यहाँ पर ये एक एल्किल बचा है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर आर आर बनाकर एल्केन बना लेते हैं, ठीक। ये आर आर मिलकर एक एल्केन बन जाता है, ठीक। 2 एल्किल जब आपस में मिलते हैं तो वो एक एल्केन बन जाता है, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, जैसे कि आर के स्थान पर आप मेथिल रख सकते हो, तो यहाँ मैं मेथिल रख दिया, हेलोजन के स्थान पर मैंने Cl रख दिया है और यहाँ पर 2Na यानी सोडियम है ये, और ये भी एल्किल हैलाइड, इसके स्थान पर मेथिल क्लोराइड ले लिया, ठीक। तो मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो ईथर की उपस्थिति में होती है, देखो कोई भी रिएक्शन किसी चीज़ की उपस्थिति में होती है उसको आप वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसको अगर आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक। तो क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप जिसकी उपस्थिति में होती है अगर उसकी उपस्थिति में उसको नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, ठीक। तो ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये ईथर की उपस्थिति में होती है। वैसे तीनों रिएक्शन जैसे वुटज अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया और वुटज फिटिक अपक्रिया, ठीक, तीनों ईथर की उपस्थिति में होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही हो गया, ये आपस में जुड़ गए और यहाँ पर 2NaCl बना लिया और यहाँ पर मेथिल जोड़कर यहाँ पर बना लेगा एथेन बना लेगा, ठीक। यहाँ पर 2 कार्बन इसके लिए एथेन हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब फिटिक अपक्रिया में क्या, देखो यहाँ पर जो वुटज अपक्रिया होता है उसमें आपको खुली श्रृंखला वाला यौगिक लेना है, ठीक। ठीक, क्लोराइड एक यानी क्लोराइड लेना है जो खुली श्रृंखला वाला हो, और यहाँ पर फिटिक अपक्रिया में लेना है आपको बंद श्रृंखला वाला, ठीक। बंद श्रृंखला वाला आपको ऐसा यौगिक लेना है जो बंद श्रृंखला वाला क्लोराइड हो, ठीक। अब यहाँ पर बंद श्रृंखला वाला इसको हम बोलेंगे 2 एरिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक। एरिल मतलब होता है बंद श्रृंखला वाले लेना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 एरिल हैलाइड उसी तरह से यहाँ पर भी लेना है, सोडियम के साथ इसमें भी होता है, इथर की उपस्थिति इसमें भी होती है। अंतर बस यही है दोनों रिएक्शन में कि उसमें हम यानी खुली श्रृंखला वाला एल्किल क्लोराइड लेते हैं, ठीक, एल्किल क्लोराइड लेते हैं, और इसमें क्या कहते हैं एरिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक। उसमें एल्किल क्लोराइड और इसमें एरिल क्लोराइड, ठीक। और एरिल का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो बंद श्रृंखला वाला हो, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर यानी कि एरिल क्लोराइड के भी 2 अणु यहाँ पर आपको लेना है, 2 सोडियम के लेना है, ईथर की उपस्थिति में ये भी होती है, इसी तरह से इसमें भी दोनों यानी कि जो हेलोजन होते हैं वो सोडियम के साथ मिलकर यहाँ पर 2NaX आकार अलग निकल जाता है और यहाँ पर एरिल बचता है, और ये एरिल आपस में जुड़कर यहाँ पर डाई एरिल बना लेते हैं, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु मैंने ले लिया, उसके बाद 2 सोडियम के साथ करा दिया, तो यहाँ पर दोनों Cl आपस में जुड़कर यहाँ पर 2NaCl बना लेगा और यहाँ पर डाइफिनिल बन जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में एक के लिए मोनो बोला जाता है, और 2 हो कोई चीज़ तो उसको डाई बोला जाता है, 3 हो तो ट्राई बोला जाता है, 4 हो तो टेट्रा बोला जाता है, ठीक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद अच्छा यहाँ पर अगर वुटज फिटिक अगर आप समझ गए तो वुटज फिटिक अपक्रिया दोनों मिलाकर एक रिएक्शन बना गया है, वुटज फिटिक दोनों होते हैं, ठीक। अब इसमें वुटज में हमने ये देखा कि एल्किल क्लोराइड लिया, और यानी कि फिटिक अपक्रिया में फिर मैंने क्या लिया था, एक आपको यानी एरिल क्लोराइड लेना, ठीक। तो इसमें भी मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक, एरिल क्लोराइड के स्थान पर मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक। दोनों रिएक्शन देखो सेम, यानी कि दोनों रिएक्शन में वोल्टेज भी है, फिटिक भी है इस रिएक्शन में, तो इसलिए जो हम इसमें लेते थे एक अणु उसमें लेना है, एक अणु फिटिक वाला लेना है, ठीक। तो इसमें हम यानी कि एल्किल क्लोराइड लेते थे और इसमें एरिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन उसी तरह से होता है, दोनों Cl आपस में जुड़कर सोडियम के साथ 2NaCl बना लेगा, और यहाँ पर ये एक एल्किल बचा है और यहाँ पर एक बेंजीन बचा है, और ये आपस में जुड़कर यहाँ पर एल्किल बेंजीन बना लेता है, ठीक, समझ गए ना। तो वुटज फिटिक अपक्रिया में क्या होता है, देखो अंतर इसमें बस यही है कि यहाँ पर वुटज अपक्रिया जो होती है, वुटज अपक्रिया में जो हम लेते हैं RCl लेते हैं यानी एल्किल क्लोराइड लेते हैं, और जब यानी कि फिटिक अपक्रिया होती है उसमें हम लेते हैं एरिल क्लोराइड, ठीक, एरिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। अब अंतर बस इतना ही, बाकी रिएक्शन सेम तरीके से होती है, ठीक। और यहाँ पर वुटज फिटिक अपक्रिया में तो वुटज भी लेना है, फिटिक वाले भी लेना है रिएक्टेंट्स, ठीक।
तो यहाँ पर जब यानी एल्किल क्लोराइड लेना है और यहाँ पर एलिल क्लोराइड आपस में क्रिया करके यहाँ पर ये इस तरीके से रिएक्शन होता है और ये भी ईथर की उपस्थिति में होती है। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद डार्जन अपक्रिया होती है। डार्जन अपक्रिया क्या होता है? डार्जन अपक्रिया में हमें प्राथमिक एल्कोहल लेना है, प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन हमें थायोनिल क्लोराइड के साथ कराना है। ठीक, और प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, इसको गर्म किया जाता है। ठीक, तब ये रिएक्शन होता है। ठीक, समझ गए ना? प्राथमिक एल्कोहल लेना है, प्राथमिक एल्कोहल जैसे कि एथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, ये सब प्राथमिक ही एल्कोहल होते हैं। ठीक, तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, पूरा एल्कोहल मैंने पढ़ा दिया है पहले। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राथमिक एल्कोहल आपको लेना है। प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। देखो इसके नीचे लिखते जाना, जहाँ पर आप नोट करते हो। ठीक, उसके नीचे लिख दीजिएगा थायोनिल क्लोराइड। ठीक, ताकि आपको जब आप नेम रिएक्शन दोबारा आप रिवाइज करें तो आपको आसानी हो, जल्दी जल्दी आप कर सकें। ठीक, नहीं तो आपको जब यौगिक का नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इस रिएक्शन को कैसे समझ पाएंगे। ठीक, कैसे आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक, तो देखो सभी रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस कर करके याद कर लेना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ROH लिख दिया। ठीक, अब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराना है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर R होता है, एक Cl लेना है, क्योंकि 2 Cl यहाँ पर, तो एक Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा तो एल्किल क्लोराइड बना लेगा। ठीक, मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक H, यहाँ पर जो OH में एक H ये जो है, ये इस H को, और यहाँ पर एक Cl बचा है, एक Cl के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा। और देखो यहाँ पर एक O अब बचा है और यहाँ पर SO बचा है, ये O SO के साथ में जुड़कर SO2 बना लेगा। ठीक, तो एल्किल क्लोराइड, ये आपका अपक्रिया जो कहलाता है, इसको बोला जाता है आपका डार्जन अपक्रिया। ठीक, ये इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन अपक्रिया। ठीक, समझ गए ना डार्जन अपक्रिया क्या होता है? चलिए अब हम आपको अगला बताते हैं। ठीक, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो हेलोफॉर्म में हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए। ठीक, देखो यार सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सब मतलब देखो एग्जाम में बहुत लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3 आयोडीन होते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऐसे याद कर लेंगे, एसिटिल्डिहाइड मिला है, यहाँ पर आयोडीन मिलाया है और यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है। ठीक, ऐसे याद कर लेते हैं कि इसमें इतना इतना मिलाया और उसके बाद ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना, और फिर सोचते हैं कि चलो इसको हम इसमें जो यहाँ पर जो बैलेंसी हुई है कि इसमें 4 अणु हैं, इसमें 3 अणु हैं, अब सोचते हैं कि इसको वहाँ पर हम एग्जाम में इसको बैलेंस कर लेंगे, अपने मन से दिमाग लगाकर मतलब खटाक से कर लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं होता यार, मतलब एग्जाम में जब जाओगे ना तो भूल जाओगे, मतलब और जब यानी कि जब इसको बैलेंस करने के चक्कर में पड़ जाओगे और वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको करना था उस क्वेश्चन के लिए इसी में समय दे दिया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपको याद करके चले जाना है कि इसमें 3 आयोडीन मिलाए, 4 NaOH मिलाया। थोड़ी सी आपको थोड़ा से और मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा से, बाकी आपको उसी तरह से याद तो करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा से और, मतलब कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और मेहनत करके थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक, तो समझ रहे हो ना आप? अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा से मैं आपको कुछ तरीके भी बताता चलूँगा, और तो आपको ये भी बताता चलूँगा कि इसमें इतने अणु मिलाए जाते हैं, और ताकि आप इसी तरह से देखो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये है एसिटिल्डिहाइड, आपको पता है एसिटिल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। ठीक, आपको सबको पता है। ठीक, क्योंकि अब आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, ठीक है, ये एसिटिल्डिहाइड है। ठीक, एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर आपको आयोडीन के साथ कराना है और 4 NaOH के साथ कराना है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हेलोफॉर्म में जो रिएक्शन होती है ये एसिटिल्डिहाइड इसमें भी ले सकते हो और इसमें आप कीटोन भी ले सकते हो, यानी एसिटिल्डिहाइड के स्थान पर मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, कोई भी कीटोन ले सकते हो, और या फिर आप एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल भी ले सकते हो। ठीक, एल्कोहल में सिर्फ आप एथिल एल्कोहल ही ले सकते हो, याद रखना। एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन में कोई भी कीटोन ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल में सिर्फ यानी आप एथिल एल्कोहल ले सकते हो। ठीक, जिसका IUPAC नाम है एथेनॉल, तो सिर्फ आप एथेनॉल ले सकते हो या कीटोन ले सकते हो या एसिटिल्डिहाइड लेना है। ठीक, तो यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड लेना है। ठीक, जैसे एल्डिहाइड में जैसे मैंने ले लिया है एसिटिल्डिहाइड। ठीक, तो एसिटिल्डिहाइड, ठीक समझ रहे हो ना आप? अब देखो यानी एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन आपको क्या करना है, 3 आयोडीन के साथ कराना है, 3 अणु आयोडीन के लेना है और 4 अणु NaOH के लेना है। ठीक, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक क्षार होता है आपका। ठीक, तो 4 अणु आपको यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेना है, और जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ये इसमें क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक, देखो अगर आयोडीन लोगे तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनेगा। अब अगर यहीं पर देखो
देखो थोड़ा सा हम आपको ट्रिक बता दें, ठीक। वैसे आयोडोफॉर्म जो होता है ये आपका रिएक्शन जो होता है, आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको हैलोफॉर्म पढ़ाया है, ठीक। आयोडोफॉर्म आपको नहीं बताएंगे, आपके रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, ठीक। इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक। इसी रिएक्शन में आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। देखो जिस रिएक्शन में आयोडोफॉर्म बनेगा उस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म बोलेंगे, और जिस रिएक्शन में हैलोफॉर्म बनेगा उसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयोडोफॉर्म में क्या करना है, अगर यहीं पर इसके I2 के स्थान पर अगर हम यहाँ पर X2 लेते जो कि एक हैलोजन है, तो यहाँ पर इसके तरह में X3 बन जाता, ठीक। I3 के यानी स्थान पर X3 बन जाता, तो उसको बोलते हैं हम हैलो यानी कि हैलोफॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर I3 बना तो इसको आयोडोफॉर्म बोलेंगे, ठीक। ठीक है बस, और यही रिएक्शन आयोडोफॉर्म हमारा कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हैलोफॉर्म बोले तो यहाँ पर आपको X2 लिख देना है और यहाँ पर हैलोफॉर्म बनाकर दे देना है, वो रिएक्शन हैलोफॉर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आयोडोफॉर्म बोले तो आपको ये रिएक्शन दे देना है, ठीक। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। अब इतना समझ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, आयोडोफॉर्म बनता है प्लस में सोडियम फॉर्मेट बनता है। अब कैसे बनता है वो हम आपको अगले ही वीडियो में बता देंगे, अगर आप जानना चाहेंगे तो। ऐसे अगर आप याद करना चाहते हो याद कर लें, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सोडियम फॉर्मेट बन गया और प्लस में जितने देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में इतना फायदा आपका ये है, आपको ट्रिक हम बता देते हैं याद करने की। देखो इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि जितने अणु जल के बनेंगे उतने ही अणु, यानी यहाँ पर जो क्लोराइड बनेगा, जो क्लोराइड आपको मिलेगा उतने ही अणु आपके क्लोराइड में भी मिलेंगे। क्लोराइड बनेगा या आयोडाइड बनेगा, मतलब कोई भी हाइलाइट बनेगा तो वहाँ पर उतने ही हाइलाइट बनेंगे, ठीक। देखो जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम फॉर्मेट बना और प्लस में यहाँ पर 3H2O बने, तो यहाँ पर यहाँ पर Na भी बनता है, ठीक। यहाँ पर ये 3Na है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जितने अणु जल के बनेंगे उतने अणु यहाँ पर हाईलाइट जो मिलेगा आपको वो भी मिलेगा, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से अगर मान लो मैंने यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड के स्थान पर मैंने ले लिया कीटोन, कीटोन में मैंने ले लिया मान लो एसीटोन, ठीक। क्योंकि ये रिएक्शन कीटोन के साथ भी होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो सेम वही होता है, कीटोन लो या एल्डिहाइड लो, उन दोनों की रिएक्शन में भी 3I2 ही मिलाते हैं और 4NaOH ही मिलाते हैं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ जब एथेनॉल के साथ कराएंगे, ठीक, एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे उसमें चेंज हो जाता है, ठीक। आपको याद रखना है यहाँ पर 3I2 प्लस में 4NaOH होता है, तो यहाँ पर आयोडीन लिया तो इसलिए आयोडोफॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पर देखो अगर आप कीटोन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CO, ये बचेगा, तो यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर ये आपस में क्या बना लेगा, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। देखो वो था सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर बना था, ठीक। इसको सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं और इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बनता है सोडियम एसीटेट, ठीक, क्योंकि इसमें कार्बन में यहाँ पर CH3CO बचेगा, ठीक। और यहाँ पर जो था यहाँ पर आपका सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक। समझ गए ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो 5H2O या सॉरी यहाँ पर ये है आपका रिएक्शन है, ठीक। 3Na इसमें भी 3Na बन गया और 3H2O बन गया, ठीक। तो जितने अणु जल की इसमें बनेंगे उतने ही अणु सोडियम हाइलाइड भी बनेगा, ठीक। सोडियम आयोडाइड बन गया, ठीक। ये सोडियम आयोडाइड है, ठीक। अब जब एथेनॉल के साथ कराएंगे तो यहाँ पर 3 क्लोरीन या जैसे कि 3 यानी पर हाइलोजन बोल दो, X2 बोल दो, यानी कि Cl2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, ठीक। आप रिएक्शन के अनुसार आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर हम 3 ले रहे थे, जब हम एथेनॉल के साथ कराएंगे तो हमें 4 अणु ले लेना है, ठीक। यहाँ पर जो हाईलाइट लेना है वो उसके हमें 4 अणु ले लेना है, ठीक, हाइलोजन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर 6 आपको कर देना है, ठीक। थोड़ा इसमें एथेनॉल में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें 4 और 6 हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर प्रोडक्ट वही बनेगा क्लोरोफॉर्म, जैसे यहाँ पर Cl2 लिया तो यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। और यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनता है प्लस में 5 अणु जल के तो 5 अणु NaCl भी बनेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर भी क्या मैंने आपको बताया था ना, जितने अणु जल के बनेंगे इस रिएक्शन में, हैलोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में, जो भी समझो, उसमें जो बनता है जितने अणु जल के बनते हैं उसमें 5 Na, यानी देखो यहाँ पर 5H2O बने तो 5 NaCl भी बन गया, ठीक। अब समझते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, इसमें भी कोई भी यानी कीटोन ले सकते हो या कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, ठीक। लेकिन आप ऐसा एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन में आप ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जो कि अल्फा हाइड्रोजन वाला हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला जो एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखो समझ लो पहले,
जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से हमारा मेन ग्रुप जुड़ा है, मान लो सी एस। देखो एल्फा का मतलब हो जैसे कि मेन ग्रुप क्या है, CHO। एल्डिहाइड में मेन ग्रुप क्या होता है, CHO होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब जिससे मेन ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को हम बोलेंगे एल्फा, और इसके बगल वाला हो जाएगा बीटा, ठीक, इसको बोलेंगे बीटा। तो एल्फा बीटा, फिर इसके बाद जो कार्बन मिलेगा वो हो जाएगा गामा, ठीक। तो एल्फा बीटा गामा इस तरह से होता है, ठीक। ठीक है, जिससे मेन ग्रुप जुड़ा है उसके बगल वाला जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये CHO है, तो ये आपका एल्फा हो जाएगा, ठीक। तो एल्फा हाइड्रोजन युक्त ये आपका यौगिक है, ठीक। तो आपको ऐसा यहाँ पर एल्डिहाइड लेना है, या फिर आपको अगर ऐसा कोई कीटोन लेना है तो वो कीटोन ऐसा लेना है जो एल्फा हाइड्रोजन वाला हो, ठीक। ठीक है, और उस यानी कि अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं, अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो कीटोल के दो अणु लेना है, ठीक। तो यानी एल्डोल रिएक्शन में ये होता है। थोड़ा मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ, देखो आपको यहाँ पर इतना तो आप समझ गए ना कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला यानी यौगिक लेना है, ठीक। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन उसके दो अणु लेना है, जो यौगिक लेना है उसके दो अणु लेना है। जैसे यहाँ पर एक ये एल्डिहाइड हो गया, एक ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक। देखो यहाँ पर ये भी CH3CHO है, ठीक। थोड़ा सा आपको रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने इसका रंग रूप बदल दिया है, ठीक, बाकी वही है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा यहाँ पर हम अलग से दिखा दिए, ठीक। तो ये यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले एल्डोल संघनन में जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, ठीक। देखो ये चीज आपको याद रखना है कि एल्डोल संघनन की खासियत बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, ठीक। और देखो यहाँ पर इसको एल्डोल क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक, इसको जब आपका रिएक्शन समझाते हैं, ठीक। सबसे पहले समझ लो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, ठीक। किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होती है, ठीक, ए रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाता है, ठीक। और यहाँ पर ये जो पूरा बचा है, ये पूरा ग्रुप इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है, ठीक, इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये OH यहाँ पर आकर जुड़ गया, और ये पूरा ग्रुप जो था, ये देखो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना है, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल संघनन, ठीक। अब देखो यहाँ पर CHO इससे जुड़ा है, तो ये एल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। तो इसका नाम हम क्या बताएंगे, देखो एल्डोल इसको क्यों क्यों कहा जाता है, इसको समझो। देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसमें एल्कोहल ग्रुप भी है। एल्कोहल मतलब ऑल, एल्डिहाइड मतलब एल्ड। एल्डिहाइड का एल्ड जो होता है, आगे जो एल्डिहाइड में एल्ड होता है उसको ले लिया है, ठीक। उसके बाद इसमें देखो एल्डिहाइड, तो इसमें एल्कोहल भी समूह है, तो इसलिए एल्कोहल का ऑल जोड़ दिया है, तो इसलिए बन गया है एल्डोल संघनन, ठीक। तो एल्डोल संघनन समझ गए ना। एल्डोल इसको क्यों बोला जाता है, एल्डोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक एल्कोहल ग्रुप हो जाता है, इसलिए इसको एल्डोल बोला जाता है, ठीक। इसका नाम कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर बीटा पर क्या है, बीटा, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पर एक OH समूह लिखा है, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ब्यूटेनल, ठीक। तो इसलिए इसको एल्डोल भी बोल सकते हो, इस यौगिक को आप एल्डोल भी बोल सकते हो, या फिर इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कीटोन लेंगे तो आप ये देखो यहाँ पर कीटोन है, कीटोन में एसीटोन में ले लिया, ठीक, ये एसीटोन है और ये भी एसीटोन है, दोनों एसीटोन, पता है ना, उसके दो अणु लेने हैं, जो लेना है उसके दो अणु लेना है एल्डोल संघनन में, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, इसमें भी वही होता है, और ये पूरा आकर इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है, ठीक। तो ये आपका इस तरह से एक यौगिक बन जाता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा से, इसको हम, इस यौगिक को हम एल्डोल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कीटोल। कीटोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्या था का CHO समूह था, यानी एल्डिहाइड समूह था, और एल्डिहाइड के स्थान पर यहाँ पर कीटोन समूह है और एल्कोहल समूह है, तो कीटोन यानी कीटोऑल, कीटोल, इसलिए इसको बोलते हैं कीटोल, ठीक। कीटोन समूह और एल्कोहल समूह, इसलिए इसको बोलेंगे कीटोल, ठीक, इस यौगिक को कीटोल बोलेंगे, ठीक। ऐसे नाम रखना चाहो तो देखो यहाँ पर देखो कीटोन समूह यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा है, ये एल्फा हो जाएगा, ये कार्बन बीटा हो जाएगा, तो इसलिए देखो बीटा पर देखो
बीटा पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, मेथिल भी जुड़ा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल, और कितने कार्बन है, कितने 5 कार्बन है, तो पेंट बोलेंगे। और यहाँ पर कीटो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर कीटोन समूह के लिए ओन जोड़ा जाता है, ओन, ठीक, तो यहाँ पर पेंटेन ओन हो जाएगा। ठीक, इस तरह के इस यौगिक को नाम रख सकते हो। ठीक, उसके बाद समझते हैं काइनीजारो रिएक्शन क्या होता है। तो देखो आपका एल्डोल संघनन जो है, एल्डोल संघनन जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एल्डोल संघनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काइनीजारो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और देखो काइनीजारो और एल्डोल संघनन में अंतर समझिए। आपको यहाँ पर जो एल्डिहाइड यानी कि जो काइनीजारो है, काइनीजारो में आपको एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जो अल्फा हाइड्रोजन वाला ना हो। समझ रहे हो ना, काइनीजारो में क्या होता है, आपको एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जो अल्फा हाइड्रोजन वाला ना हो। और आपको यानी एल्डोल संघनन में एक ऐसा एल्डिहाइड लेना था जिस पर यानी अल्फा हाइड्रोजन वाला हो, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाला यौगिक हो उसमें लेते हैं एल्डिहाइड, यानी एल्डोल में लेते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन वाला युक्त हो। ठीक, और काइनीजारो में लेते हैं जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक, तो ऐसा एल्डिहाइड जो आपका वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा एल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं है। इस पर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है, इस पर CHO समूह है, उसके बाद कोई कार्बन है नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें है ही, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाला ये यौगिक नहीं है। ठीक, तो यानी काइनीजारो में एक ऐसा यौगिक लेना है जो अल्फा हाइड्रोजन वाला ना हो, एल्डोल में हो इसमें ना हो। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका ये मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसमें भी 2 अणु इसी तरह से लेना है। इसमें भी उसमें तो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में थी और इसमें कंसंट्रेट NaOH की उपस्थिति होती है। ठीक, तो देखो समझने के लिए मैंने इसको इसलिए लिख दिया है, बाकी ये HCHO यही है। ठीक, यही यौगिक है, इसको समझने के लिए इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, ये अपना बॉन्ड तोड़ने के बाद ये इस कार्बन से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इस यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, और टूट जाता है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन इस पर आ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का एक H इस NaOH में, एक H इसके साथ जुड़कर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल। ठीक, 3 कार्बन यानी कि 3 हाइड्रोजन हो गया इस कार्बन के साथ, एक OH समूह हो गया यहाँ पर, तो मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, NaO बचा है। ये NaO इस कार्बन पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एक H है एक C है तो HC हो गया, उसके बाद एक O है तो एक O हो गया, और यहाँ पर NaO। ठीक, ये आकर इस तरह जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। समझ गए ना इस रिएक्शन को, ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल। ठीक, ठीक है, समझ गए ना, इस रिएक्शन को काइनीजारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्लीमेंसन अपचयन होता है। ठीक, क्लीमेंसन अपक्रिया, क्लीमेंसन अपक्रिया। ठीक, तो क्लीमेंसन अपक्रिया क्या होता है, देखो क्लीमेंसन अपचयन इसको बोला जाता है। ठीक, क्लीमेंसन अपचयन बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है। देखो यहाँ पर आपको कोई भी एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड ले सकते हो या कीटोन ले सकते हो। ठीक, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी यानी कीटोन ले सकते हो। ठीक, तो मैंने मान लिया यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड ले लिया। ठीक, एसिटिल्डिहाइड, इसमें देखो क्लीमेंसन अपचयन, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन अपचयन, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अपचयन होता है। ठीक, अब अपचयन किसकी उपस्थिति में होती है, तो ये उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर ये जिंक मरकरी की उपस्थिति में होती है, जिंक मरकरी या ऑब्लिक करके HCl या जिंक मरकरी की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, इसमें जो यहाँ पर जो अपचयन होता है तो यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन आपको लेना है। ठीक, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ से देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, H2O बना लेते हैं, बाकी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे। अब ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, या देखो यहाँ पर CH3 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो 2 1 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर CH3 ये भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एथेन। ठीक, देखो नेम रिएक्शन में 4 ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें एल्केन बनता है, याद कर लो। वुटज अपक्रिया में, क्लीमेंसन अपचयन में, उसके बाद होता है फ्रैंकलैंड अपक्रिया जो होती है उसमें भी बनता है। ठीक, उसके बाद होता है एक और रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण। तो 4 रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक, जिसमें आपका एल्केन ही प्रोडक्ट जो बनता है एल्केन बनता है। ठीक,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लियो, यहाँ पर मैंने ले लिया, अब यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया एसीटोन, मान लो मैंने कोई एल्डिहाइड के स्थान पर मान लो मैंने कोई कीटोन ले लिया, ठीक। इसका अगर करेंगे तो इसमें भी इसी तरह से 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इसका इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाकर जल बना लेगा और 2 हाइड्रोजन यहीं पर आकर जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक। 3 कार्बन इसलिए प्रोप, ठीक, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक। बी कार्बोक्सिलीकरण अम्ल क्या होता है, ठीक, ये आपका अगला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। तो बी कार्बोक्सिलीकरण अवक्रिया होता है, तो बी कार्बोक्सिलीकरण अवक्रिया क्या होता है, ठीक। ये बी कार्बोक्सिलीकरण अम्ल नहीं है, अवक्रिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एसिटिल्डिहाइड, यहाँ पर क्या ले एसिटिक अम्ल लेना है, सॉरी ये एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिएगा एसिटिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, एक क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और एसिटिक अम्ल लेना है, इन दोनों की रिएक्शन CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराना है, ठीक। इसकी उपस्थिति में जब कराएंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक H इसके साथ आकर जुड़ जाता है, ये अपना साथ बॉन्ड तोड़कर इसके साथ में मेथेन बना लेता है, ठीक है। ये बाकी इसके साथ में आकर जुड़ जाता है तो यहाँ पर ये सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेता है, ठीक। तो मेथेन और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है वी कार्बोक्सिलीकरण अम्ल, ठीक। अब उसके बाद होता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कक्षा 10 में तो बहुत बार आता है, ठीक है। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक। एस्टर कैसे बनता है, देखो यहाँ पर आपको एक एसिटिक अम्ल लेना है, ठीक। सबसे पहले आपको देखो, अब यहाँ पर आपको एक एसिटिक अम्ल लेना है, ठीक। एसिटिक अम्ल लेना है, उसके बाद एक आपको एल्कोहल लेना है, एल्कोहल मतलब ये आपको एथेनॉल लेना है, ठीक। आपको एसिटिक अम्ल लेना है और एथेनॉल लेना है, इन दोनों को रिएक्शन करा लेना है और कराने के बाद कंसंट्रेट H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होती है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट, सॉरी देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो बनता है एथिल एसीटेट एस्टर, ठीक। एथिल एस्टेट बनता है और एथिल एस्टेट को एक एस्टर, एथिल एस्टेट जो होता है एक प्रकार की ये एस्टर होता है, ठीक। एस्टर की जो मतलब पहचान होती है वो RCOO समूह, ये COO समूह जो होता है एस्टर का होता है, ठीक। ये इसका सूत्र होता है, ठीक, एस्टर का। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये COO समूह है तो ये लिए एस्टर है ये, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ है, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये और इसका एक OH ये, ठीक, ये आपस में जुड़कर सबसे पहले जल बना लेते हैं, बाकी ये जो बचा है ये इसके साथ में आकर जुड़कर ये एथिल एसीटेट बना लेता है, ठीक। ये रिएक्शन कहलाता है, एस्टर इसमें बन रहा है इसलिए एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक। उसके बाद स्मिटअप क्रिया, स्मिटअप क्रिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भैया बहुत आता है एग्जाम में, ठीक। स्मिटअप क्रिया क्या होता है, इसमें भी हम एसिटिक अम्ल लेते हैं, एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ करा लेते हैं, ठीक। जब हम एसिटिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर इधर क्या होता है N2, इसमें याद रखना हमेशा जब भी आपको आ जाए स्मिटअप क्रिया तो इसमें बस याद रखना कि इसमें नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस जो होता है वो निकल जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाइट्रोजन गैस जब आप निकाल देंगे तो आपको मोटा मोटा आपको थोड़ा से सेंस हो जाएगा कि इसमें क्या क्या बनेगा, ठीक। नाइट्रोजन गैस निकाल दिए, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर NH बचा, क्योंकि यहाँ पर 3 नाइट्रोजन थे, 3 नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन निकल गए तो 1 नाइट्रोजन बचा, ठीक। उसके बाद एक H बचा, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो COO समूह है, इसमें जो COO समूह है ये CO समूह अलग हो जाता है, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है, तो यहाँ पर अब एक H बचा है और ये NH ये आपस में आकर जुड़ जाता है तो यहाँ पर 2 H हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेथिल NH2 बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा इसमें मेथिलेमीन बन जाएगा, ठीक, मेथिलेमीन बन जाता है, ठीक। समझ गए ना कैसे हुआ, यहाँ पर N2 गैस निकल गया, उसके बाद यहाँ के अंदर जो CO समूह है CO2 ये भी निकल गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो NH समूह बचा था ये इसके साथ आकर जुड़ जाता है तो यार एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, ये मेथिलेमीन बन जाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन स्मिटअप क्रिया कहलाता है, ठीक। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है हेल-वोल्हाई जेलेंस्की रिएक्शन। क्या बोला जाता है, हेल-वोल्हाई जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, आपको एसिटिक अम्ल लेना है, एसिटिक अम्ल के रिएक्शन, इस एसिटिक अम्ल को आपको Cl2 के साथ रिएक्शन करा देना है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होता है, ठीक। Cl2 के साथ बना ले यानी कि रिएक्शन करा देना, ठीक। यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होंगे Cl से, ठीक। जब तक तीनों हाइड्रोजन हट न जाएं तब तक आप Cl2 से कराते जाइए और इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पर HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हाई जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक। समझ गए ना।
देखो सबसे पहले कैसे होता है, सबसे पहले आपको Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये निकल गया, एक Cl यहाँ से आकर हो गया, तो यहाँ पर ये HCl बन गया। तो HCl निकल जाता है, माइनस लगा दिया, नहीं निकल गया, ये प्लस में इधर लिखोगे तो प्लस में लिखोगे, ठीक, पहले बता दिया था, और इधर मैंने माइनस लगा कर लिख दिया, मतलब कि ये यहाँ से HCl निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पर एक Cl आकर जुड़ जाएगा इस पर, ठीक, जहाँ से एक H हटा उस H के स्थान पर एक Cl आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बना लेगा इस तरीके से। इसको के बाद फिर से आपको Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, फिर से इसी तरह से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो यहाँ पर HCl बन जाएगा, और ये कि Cl आकर फिर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 Cl बन जाएंगे, ठीक, एक H, देखो अभी तक 2 H थे यहाँ पर, अब एक H बचा, क्योंकि एक H यहाँ पर देखो निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर ये बन जाएगा डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल, ठीक, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 डाई यानी 2 Cl है, इसलिए डाई, और क्लोरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Cl है, तो डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल, ठीक। फिर से इसके रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराएंगे, पता है ना कि तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो भैया Cl2 से, ठीक, रिप्लेस कर दो, और जब तक हटे नहीं तब तक Cl2 से कराते रहो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक। और इस रिएक्शन को हम हेल्वोलाइजेलेंस्की रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। फिर से इसके साथ कराया, तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था ये फिर निकल गया, एक Cl के साथ जुड़ गया, HCl निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक Cl जो बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 Cl तो पहले हो चुके थे, एक Cl और जुड़ गया, तो यहाँ पर 3 Cl हो गए, ठीक। इसको बोलेंगे ट्राई, यानी 3 Cl मतलब क्लोरो, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल, ठीक। तो ये क्या हो गया, ट्राई क्लोर, देखो ये मोनो यानी मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल हो गया, डाइक्लोरोएस्टिक हो गया, ये ट्राई क्लोरोएस्टिक हो गया, ठीक। और इसी रिएक्शन को बोलेंगे हेल्वोलाइजेलेंस्की रिएक्शन या HBZ रिएक्शन, ठीक। उसके बाद है बीरबॉम सिमोनिन अपक्रिया। बीरबॉम सिमोनिन अपक्रिया क्या होता है, देखो इसमें हमें लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के 2 अणु लेना है, और इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करा देना है, ठीक। तो यहाँ पर जो 2 अणु लेना है और यहाँ पर इसकी रिएक्शन के साथ कराएंगे, तो यहाँ से 1 Kg निकल जाएगा, यहाँ से 1 Kg निकल जाएगा, ये आपस में जुड़कर 2 AgI बना लेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद बाकी ये जो है, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यहाँ पर CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। अब बाकी बचा क्या, बाकी बचा है यहाँ पर RCOO, और यहाँ पर ये R बचा है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बना लेगा एक एस्टर, ठीक। तो ये एस्टर होता है, ठीक। तो बीरबॉम सिमोनिन अपक्रिया पायरीन की उपस्थिति में, याद रखना पायरीन की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, ठीक। बीरबॉम सिमोनिन अपक्रिया पायरीन की उपस्थिति में होती है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है बीरबॉम सिमोनिन अपक्रिया, ठीक। कैसे हुआ मैंने बता दिया, ये आपस में पहले जुड़े तो 2 AgI बना गया, और यहाँ पर ये CO2 निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, बाकी जो बचा है वो आपस में यहाँ पर क्रिया कर लेते हैं और एस्टर बन जाता है, ठीक। उसके बाद है स्वार्टस अपक्रिया। स्वार्टस अपक्रिया क्या होता है, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेना है, इसमें भी मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेना है, और यहाँ पर क्या होता है मरकरी फ्लोराइड लेना है, ठीक, मरकरी फ्लोराइड लेना है Hg2H2F2, ठीक, ये लेना है। और इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो F2 है, ये F2 क्या, इस F2 के स्थान पर ये दोनों Cl जो हैं इस F2 के स्थान पर आकर जुड़ जाते हैं, ठीक। और ये जो F2 हैं ये दोनों एक एक Cl पर आकर जुड़ जाते हैं, ठीक, समझ गए ना। जहाँ से एक Cl निकलता है वहाँ पर एक F निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलेगा एक F इस पर आ जाएगा, और ये दोनों Cl है आपस में जुड़कर यहाँ पर Cl2 के रूप में Hg2Cl2 के रूप में निकल जाएंगे। इसको बोलेंगे मरकरी क्लोराइड, इसको बोलेंगे मरकरी क्लोराइड, ठीक, मरकरी क्लोराइड बन जाता है। अब जहाँ से दोनों निकले, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3F हो गया, फिर CH3F हो गया, तो 2 यानी कि 2 CH3F हो गए, ठीक। तो चाहे हम इनको अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो इसके आगे 2 लगा दो, बस हो गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों साथ ना लिखने के बजाय यहाँ पर मैंने इसको 2 लिख दिया, ठीक। तो समझ गए ना आप क्या हो गया यहाँ पर, कैसे रिएक्शन हो गया। और यहाँ पर बनता है मिथिल फ्लोराइड, इसको बोलते हैं मिथिल फ्लोराइड, ठीक, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्टस अपक्रिया, समझ गए ना। उसके बाद है फ्रैकलैंड अपक्रिया। फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होती है, फ्रैकलैंड अपक्रिया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम मिथिल क्लोराइड लेते हैं, मिथिल क्लोराइड के 2 अणु लेते हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे
जैसे आपने वोटर अभिक्रिया किया था ना, उसी तरह से इसमें भी मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेना है, ठीक। उसमें भी मेथिल क्लोराइड लिया था, इसमें भी लिया, ठीक। मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेना है और यहाँ पर बीच में लेना है जिंक, ठीक। जिंक के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक, याद रखना। यहाँ पर Cl और यहाँ इसका Cl ये आपस में जुड़कर यहाँ पर ZnCl2 बना लेते हैं। ZnCl2 सबसे पहले बना लेते हैं। अब इसमें भी वही हुआ, इसमें भी वही हुआ, ठीक। तो देखो यहाँ पर CH3CHO, ठीक। तो ये एथीन बन गया, ठीक। देखो फ्रैकलैंड, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें एल्कीन बनता है। तो फ्रैकलैंड अभिकर्मक भी फ्रैकलैंड अभिक्रिया भी बताया था। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर एक एल्कीन बना है, ठीक, जिसको बोलेंगे एथेन। ये भी रिएक्शन वोटर अभिक्रिया से मिलता जुलता है, ठीक। तो चलिए अब अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक। अब ये कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम क्लोरोएल्केन यानी क्लोरोएल्केन लेते हैं या ब्रोमोएल्केन लेते हैं, ठीक। इस रिएक्शन में हम क्लोरोएल्केन लेते हैं या एक ब्रोमोएल्केन लेते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, ठीक। और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक। ये रिएक्शन होती है एसीटोन की उपस्थिति में होती है, ठीक। तो कोनार्ड फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, आपको क्लोरोएल्केन लेना है या ब्रोमोएल्केन लेना है और इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा देना है एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक। एसीटोन की उपस्थिति में होती है, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर आपका आयोडीन है और जहाँ पर Cl है, Cl हट जाएगा, आयोडीन इसके स्थान पर आ जाएगा और जहाँ पर आयोडीन था उसके स्थान पर Cl हो जाएगा, ठीक। बाकी आपका ये एथिल आयोडाइड बन जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोडीन आ जाएगा और ये NaCl बन जाएगा, ठीक। इसी रिएक्शन को कहता है कोनार्ड फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेम रिएक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ठीक। अभी मैं आपको ऐसे रिएक्शन बताऊंगा ना, अभी जो सिर्फ उनकी उपस्थिति चेंज कर दो उनका नेम चेंज हो जाता है, ठीक। अभी मिलेंगे आपको, ठीक। अब ये कोनार्ड फिंकलस्टाइन अभिक्रिया समझ गए ना। चलिए इसके बाद होता है, यहाँ पर आप क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन ले सकते हो, ठीक, उसमें कोनार्ड फिंकलस्टाइन में। उसके बाद समझते हैं फिडल क्राफ्ट एसिड यानी एल्किलीकरण क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीन, ठीक। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या होता है, तो एल्किलीकरण में एल्किल वाला लेना है, ठीक। तो यहाँ पर मिथिल क्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर बेंजीन लेते हैं। तो जब बेंजीन की रिएक्शन हम मिथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखो बेंजीन क्या होता है, ये होता है बेंजीन रिंग होता है, ठीक। अब इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर भी एक H होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर C भी होता है, ठीक। H होता है, C होता है, H होता है, सबको पता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने H सिर्फ लिखा नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने H भी दिखा दिया, ठीक। यहाँ इसके स्थान पर कोने पर एक C और H भी छुपा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर दिखा नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए, ठीक। अब इस बेंजीन में एक H यहाँ से हट जाएगा और एक Cl ये आपस में जुड़कर HCl बना लेगा। अब ये CH3 बचा है, जहाँ से H हटा है उसके स्थान पर ये CH3 जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा टालुइन, ठीक। यहाँ पर ये मिथिल बेंजीन या इसको बोला जाता है टालुइन बोला जाता है, ठीक। इसका फेमस नेम है टालुइन बोला जाता है, ठीक। तो फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में हमें टॉलुइन मिल जाता है, ठीक। ठीक है, इसको बोला जाता है फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक। एसिटिलीन क्या होता है, फिडल क्राफ्ट एसिटिलीन में क्या होता है, इसमें भी आपको बेंजीन लेना है और इसमें एसिटिलीन मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड लेना है। एसिटिलीन में एसिटिल याद रखना है, एसिटिलीन यानी एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। किसकी उपस्थिति होती है, वही होता है शुष्क सेल, इसमें भी वही शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में होती है, इसमें भी वही होता है, एक H एक Cl आपस में HCl बना लेगा और यहाँ पर ये जो पूरा है ये इस पर आकर जुड़ जाता है, ठीक। तो ये बन जाता है एसिटोफिनोन, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, ठीक। और इस रिएक्शन को बोला जाता है फिडल क्राफ्ट एसिटिलीन, ठीक। उसके बाद है उल्मान रिएक्शन। उल्मान अभिक्रिया क्या होता है, देखो उल्मान रिएक्शन क्या होता है, उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, एक तो आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, ठीक। इसमें भी इसी तरह से देखो ये रिएक्शन भी उसी तरीके से है, कैसे, जैसे आपका वो वुटज अभिक्रिया था, ठीक, समझ लो ना, वुटज अभिक्रिया। तो देखो एक ही तरीके से है, देखो उल्मान रिएक्शन भी उसी तरीके से है और यानी उल्मान रिएक्शन भी उसी तरीके से है और यहाँ पर फ्रैकलैंड अभिक्रिया वो भी उसी तरीके से था,
फिटेक अपक्रिया वो भी एक ही तरीके से था, वोटाज अपक्रिया, सब एक ही तरीके से होते हैं। ठीक, कई रिएक्शन हैं जो एक ही तरीके से मतलब होते हैं। ठीक, देखो इसमें भी आपको यहाँ पर यहाँ पर देखो आयोडोबेंजीन लेना है। ठीक, आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेना है और 2 अणु लेना है Cu। ठीक, Cu यानी कॉपर का चूर्ण लेना है। ठीक, तो 2 अणु कॉपर के चूर्ण लेना है और जब आपस में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आयोडीन ये आपस में दोनों तीनों जुड़कर यहाँ पर 2Cu बना लेगा। ठीक, 2Cu बना लेगा। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़कर ये बना लेंगे डाइफिनिल। ठीक, समझ रहे हो ना, डाइफिनिल। तो ये हो जाएगा डाइफिनिल। इस रिएक्शन को बोला जाता है उल्मान रिएक्शन यानी उल्मान अपक्रिया। ठीक, और ये होता है बंद नली में, इसको हम गर्म करते हैं। ठीक, इतने मिलाकर मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, 2 अणु कॉपर का चूर्ण लेते हैं और आपस में मिलाकर इसको बंद नली में गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो डाइफिनिल हमें मिल जाता है और Cu यानी कॉपर आयोडाइड मिल जाता है। ठीक, उसके बाद आता है सैंडमायर अपक्रिया। ठीक, देखो सैंडमायर अपक्रिया में देखो, अब इस सैंडमायर अपक्रिया एक होता है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा था कि इनकी सिर्फ उपस्थिति जो होती है ये चेंज हो जाएगा। अभी देखना, गाटर अपक्रिया भी आपने देख लेना, सिर्फ इनकी उपस्थिति चेंज हो जाएगा, बस रिएक्शन वही है। देखो समझा देते हैं। देखो ये है सैंडमायर अपक्रिया। ठीक, सैंडमायर अपक्रिया में हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, देखो एजो बोलते हैं नाइट्रोजन को। ठीक, देखो एजो बोलते हैं नाइट्रोजन को, थायो बोलते हैं सल्फर। ठीक, तो एजो मतलब नाइट्रोजन। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 यहाँ पर नाइट्रोजन है इसलिए डाई बोला जाए, और एजोनियम मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन को बोला जाता है। ठीक, एजोनियम, और क्लोराइड मतलब Cl, और ये बेंजीन है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये इसका नाम है। ठीक, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में यानी Cu, देखो Cu2Cl2 ये भी लिख सकते हो या फिर आप CuCl भी लिख सकते हो। ठीक, तो CuCl ऑब्लिक करके Cl यानी CuCl या HCl की उपस्थिति में ये रिएक्शन जब होता है और 60 अंश सेल्सियस पे इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो N2 गैस होता है ये नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाता है तो ये बनता है यानी Cl बचता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, यानी इस रिएक्शन को बोलता है सैंडमायर अपक्रिया। अब देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं गाटरमैन में क्या होता है, अगर यहीं पर जब हम कॉपर क्लोराइड ले रहे थे, सॉरी जस्ट 1 मिनट, कॉपर क्लोराइड जो ले रहे थे, कॉपर क्लोराइड को हटाकर यहाँ पर अगर हम कॉपर रख दें तो ये रिएक्शन हो जाएगा गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, गाटरमैन रिएक्शन, जस्ट 1 मिनट। अब देखो ये है गाटरमैन रिएक्शन। अब गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाटरमैन रिएक्शन में इसमें Cu यानी कॉपर की उपस्थिति है और HCl है। ठीक, बाकी ये क्लोरोबेंजीन इसमें भी बनता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, इस रिएक्शन को बोलता है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, तो आई होप आपको पता चला सैंडमायर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन में बस इतना ही अंतर है। ठीक, उसके बाद है रासिक विधि। रासिक विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक हम लेते हैं। ठीक, HCl लेते हैं, तो बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं और जब इसका ऑक्सीकरण कर लेते हैं यानी I2 के साथ, ठीक, O2 के साथ यहाँ पर इसकी जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर हाफ A2 यहाँ पर देखो 1/2 से इसलिए इसमें गुणा किए हैं ताकि ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक H इसका एक H, ये दोनों H, यहाँ का एक ऑक्सीजन बना लेगा जल। ठीक, अब यहाँ पर एक Cl बचा है, बाकी ये Cl इस पर आकर जुड़ जाता है तो ये क्लोरोबेंजीन बना लेता है। ठीक, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रासिक विधि। ठीक, कॉपर ऑक्साइड या CuFe यानी कॉपर या फेरस की उपस्थिति में होता है। ठीक, ठीक है, अब ये रिएक्शन इसकी उपस्थिति में होती है। ठीक, ये याद रखना। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर, अब इस रिएक्शन को समझ गए ना। अब समझते हैं यानी कि राइमर टीमैन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, राइमर टीमैन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट सब है लेकिन राइमर टीमैन रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर इसमें लेते हैं फिनॉल, ये फिनॉल है। ठीक, यहाँ पर एक H इसलिए निकाल कर यहाँ पर दिखा, वैसे तो यहाँ पर छुपा होता है यहाँ पर H, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, फील आए आपको। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 अभी बनाया था ना क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक, ये क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर तीन Cl होते हैं इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, ये है क्षार है। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक। तो चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो या फिर NaOH भी इसके स्थान पर ले सकते हो, बशर्ते आपको 3 अणु लेने हैं। ठीक, यहाँ पर देखो 3 लिए हैं। ठीक, तो चाहे आप इसके आगे 3 लिख दो या फिर आप अच्छे समझने के लिए आपको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब समझो इसको। ठीक, इस रिएक्शन को समझो। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो H है, ठीक, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 Cl हैं और यहाँ का 3 K हैं, तो ये आपस में दोनों जुड़कर 3 K और 3 Cl, ये सबसे पहले बना लेगा 3 KCl। ठीक, यहाँ पर जो HCl लिखा है इसके स्थान पर लिख दो KCl। ठीक, तो 3 KCl बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ये H एक OH, ठीक, एक H एक OH, समझो यहाँ पर एक H एक OH, ये आपस में, जस्ट 1 सेकेंड में आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये और ये आपस में क्रिया किए और यहाँ पर 3 KCl, ये HCl काट लेना और HCl लिख लेना। ठीक, 3 KCl हो जाएगा। ठीक, 3 KCl यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H, यहाँ से जो OH है इसमें से एक H और एक OH, ये आपस में जल बना लेगा तो एक जल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ का एक OH और यहाँ का ये वाला जो H है ये इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो फिर एक H2O बन जाएगा। भाई देखो H2O में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो H और OH आपस में जुड़कर 2 जल यहाँ पर बन गया। ठीक, तो जो दो जल यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन ये बचा हुआ है। ठीक, ये एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर एक CH बचा है, तो ये आपस में जुड़कर CHO बन जाता है और ये CHO समूह इस हाइड्रोजन के स्थान पर जहाँ से ये निकला था इसके स्थान पर ये CHO समूह जुड़ जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये CHO समूह यहाँ पर जुड़ गया। ठीक, और इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलडिहाइड, इसको बोला जाता है सैलिसिलडिहाइड है। ठीक, समझ गए ना कैसे रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये Cl और ये तीनों KCl सबसे पहले निकले तो ये 3 KCl बन गया है और यहाँ पर H2O 2 अणु बन गया। ठीक, ये आपस में जुड़कर ये H आकर और ये O इस CHO के साथ जुड़कर CHO बना लिया और इसके साथ आकर बनाकर बेंजीन पर आकर जुड़ गया। ठीक, फिनॉल पर आकर जुड़ गया। ठीक, इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। ठीक, इसी तरह से है कार्बिल यानी कार्बिल एमीन अपक्रिया या फिर इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ठीक, तो कार्बिल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत बार पूछे जाते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम एमीन लेते हैं। ठीक, इसमें क्या लेना है आपको, एमीन लेना है। ठीक, इसमें प्राथमिक एमीन आपको लेना है, उस प्राथमिक एमीन की अपक्रिया आप देखो इसमें भी क्लोरोफॉर्म लेते हैं और 3 KCl भी इसमें भी लेते हैं। ठीक, उसी तरह से सेम मिलता जुलता दोनों रिएक्शन, इसलिए साथ लिख दिए हैं। ठीक, इसमें आपको मेथिन एमीन लेना है। ठीक, उसमें देखो उसमें क्या लेना था आपको, यहाँ पर देखो देख सकते हो फिनॉल लेना था, इसमें प्राथमिक एमीन लेना है। ठीक, अब इसमें भी उसी तरह से होता है 3 KCl निकल जाएगा, 3 KCl बन जाएगा। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर जो H2O होते हैं वो 3 बनते हैं। सबसे पहले एक H2O इस तरह से बन गया, एक H2 बन गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक OH और यहाँ एमीन में जो H2 हैं एक H आकर जुड़ जाएगा। तो देखो 2 यहाँ पर क्या बने थे, पहले एक H2O बन गया था, अब ये एक H2O और बन लेगा तो 2 H2O हो गया। अब यहाँ पर एक O बचा हुआ है। ठीक, अब 2 H2O में अब यहाँ पर जो एक O ये बचा हुआ है और यहाँ पर 2 H थे, एक H निकल गया तो एक H ये बचा हुआ है, तो एक H ये हो गया और एक इस कार्बन वाला H। ठीक, तो 2 H हो गए और ये दोनों H इस ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो एक H2O और बना लेगा तो 3 H2O बन गया। ठीक, इसमें क्या बन गए, 3 H2O, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 H2O बन गया। ठीक, 3 KCl बन गया। अब यहाँ पर एक ये Cl सिर्फ बचा है, ये Cl ये दोनों हाइड्रोजन तो हट गए भैया। ठीक, एक H2O बन गया, एक यहाँ पर आपको 2 H2O बन गया। ठीक, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आपके हट गए, यहाँ पर एक कार्बन बचा, ये कार्बन इस पर आकर जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। समझ गए ना कार्बिल एमीन अब क्या होता है, मेथिन कैसे हुआ समझ गए ना। देखो 3 KCl आपस में जुड़ गए, अब यहाँ पर एक H2O बन गया, अब यहाँ पर एक H और यहाँ पर आकर जुड़ गया, H2O और बन गया, 2 H2O बन गया, एक H और ये एक H
दो जुड़कर एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, 3H2O बन गया, ठीक, 3H2O बन गया, फिर KCl बन गया, ठीक, और ये C आकर इस N से जुड़ जाएगा तो मिथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक। उसके बाद डाउ प्रक्रम होता है। डाउ प्रक्रम क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 10% आपको NaOH लेना है, ठीक। CuCl2 की उपस्थिति में होती है, 300 सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, ठीक। 200 ATM दाब इसमें होना चाहिए, ठीक। प्रेशर कितना होना चाहिए 200 ATM होना चाहिए, ठीक। ATM मतलब वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक। इतना वायुमंडलीय दाब रखना है, यानी प्रेशर रखना है, ठीक। 300 सेल्सियस से इसको गर्म करना है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 10% NaOH मिलाना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl, NaCl आपस में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया सबसे पहले NaCl बन जाएगा, OH बचा है, OH इस पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा फिनॉल, ठीक। इस रिएक्शन को बोल देता है डाउ प्रक्रम, ठीक। चलिए अब आपको हम अगला रिएक्शन समझाते हैं, ठीक। इसके बाद है थैलिन अपक्रिया। थैलिन अपक्रिया क्या होता है, देखो थैलिन अपक्रिया में सबसे पहले हमें क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, चलो अच्छा, अगर आपको इस रिएक्शन को थोड़ा सा अगर ना समझ में आए तो इस रिएक्शन का आप लोग हमें बता दीजिएगा, इसको हम एक अलग सा वीडियो बना लेंगे और उसमें आपको हम समझा देंगे। समझ गए ना थैलिन अपक्रिया क्या होता है, देखो अभी तो नहीं समझे लेकिन समझा देंगे, ठीक। और अगर समझाने के बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनाना है, फिर कैसे इसके साथ रिएक्शन कराना है और कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा और ये अपक्रिया क्या होती है, ठीक। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर ना समझ में आए तो, ठीक। ठीक है, अब इसको सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र, ठीक। थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। अब यहाँ पर क्या लेना है, ये होते हैं दोनों फिनॉल ही है, ठीक। तो फिनॉल है, ये फिनॉल है, यही फिनॉल है, ठीक। OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक, ये फिनॉल है, ठीक। यहाँ पर जो H ये हैं, H निकाल दिए गए हैं ताकि अभी रिएक्शन जब आपको हम समझाएं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये H निकाले गए हैं, ठीक, जान के निकाला मैंने, ठीक। ठीक है, ये दोनों फिनॉल हैं, तो फिनॉल के दो अणु लेना है, एक थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। उपस्थिति होती है कंसंट्रेट का मतलब समझ रहे हो ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये H ये और एक ऑक्सीजन, ठीक, ये H2O बन जाएगा, तो ये जल के रूप में निकल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर देखो, ये जो इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो ये ऑक्सीजन तो निकल ही चुका है। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे। अब इन दोनों बॉन्ड पर ये जो फिनॉल ग्रुप, ये जो पूरा बच्चा है, जितना बच्चा है, एक पर ये आकर जुड़ जाएगा, एक से इस पर जुड़ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ से ये इतना आकर निकल गया, सबसे पहले H2O बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसका दोनों स्थान खाली हो चुके। अब दोनों स्थान जो खाली हो चुके तो यहाँ पर एक ये वाला बेंजीन, मतलब डबल बॉन्ड से एक ये वाला एक से ये बेंजीन जुड़ जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक से ये बेंजीन जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरे से जो ये बेंजीन बचा हुआ है, ये बेंजीन इससे जुड़ जाएगा। समझ गए ना, तो इस तरीके से दोनों डबल बॉन्ड पर ये आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो गया है, ठीक। यहाँ पर आप चाहो तो चाहे इस हाइड्रोजन को निकाल कर ऐसे दिखा दो, चाहे आप इस दोनों हाइड्रोजन को निकाल कर दिखा दो, ठीक। एक यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक को निकाल देना, ठीक। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वो मैंने इस ऑक्सीजन को निकाला है और इस दोनों ऑक्सीजन पर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन तो निकल चुका है, तो इसी डबल बॉन्ड जो बचे हैं इस पर आकर यहाँ पर देखो एक बार फिनॉल ये जोड़ दिया है, एक बार ये फिनॉल जोड़ दिया, ठीक। अच्छा, इसका नाम जो है ये है फिनॉल फ्लैथलीन। क्या बोलता है इसको, फिनॉल फ्लैथलीन बोला जाता है, ठीक। फिनॉल फ्लैथलीन होता है, ठीक। समझ गए ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद अगला रिएक्शन समझते हैं। देखो यहाँ पर है, उसके बाद है कोल्बे स्मिट अपक्रिया। देखो इसको बोलते हैं कोल्बे स्मिट अपक्रिया या कोल्बे, ठीक, कोल्बे अपक्रिया बोलते हैं या कोल्बे स्मिट अपक्रिया बोल सकते हो, ठीक। चाहे कोल्बे अपक्रिया बोलो या कोल्बे स्मिट अपक्रिया बोलो, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कितने 400 केल्विन ताप होना चाहिए और 6 ATM
यानी कि 6 एटीएम दाब होना चाहिए, ठीक, इतना दाब इतना ताप होना चाहिए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, ये क्या है, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, लिख लेना सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड में क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये इसके बीच में आकर इस तरीके से आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो ये बना लेता है, ये देखो यहाँ पर O, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बीच में आकर जुड़ गया, ठीक। अब इसका पुनर्विन्यास जब करेंगे तो ये बन जाता है, जब इसका पुनर्विन्यास करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H है, एक H यहाँ पर है, ये H यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, और ये H जो होगा यहाँ से ये पूरा अपना बॉन्ड टूट जाता है। देखो यहाँ पर इसको समझ लो, देखो ऐसे ये होता है हमारा, ये है हमारा मान लो बेंजीन है, ठीक। अब यहाँ पर ये यहाँ पर COONA है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अपना पूरा बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक। तोड़ने के बाद यहाँ पर एक H होता है, ये H यहाँ पर आकर जुड़ जाता है तो ये OH बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो COONA है, COONA जो है यहाँ पर ये जो होता है COONA, ये जो बचा है, ये जहाँ से ये H आकर यहाँ पर लगा है, वो ये पूरा जो पूरा होता है इस H के स्थान पर आ जाता है, ठीक। तो जब इस H के स्थान पर जाता है तो ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और ये यहाँ वाला H इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक, और ये यहाँ वाला इसके साथ, ठीक। यहाँ पर इनका हो जाता है, आप समझ गए ना कैसे हुआ है यहाँ पर। और ये बनता है, इसको ना इसका बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं, ठीक। अब सोडियम सैलिसिलेट का क्या करना है आपको, HCl के साथ फिर से इसका रिएक्शन कर देना है, अम्लीय माध्यम में इसकी रिएक्शन होती है, ठीक। इस रिएक्शन को अब अम्लीय माध्यम में HCl के साथ इसकी रिएक्शन जब कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक Na है और यहाँ का जो एक Cl है, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो एक H है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। यहाँ पर ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक, समझ गए ना, सैलिसिलिक अम्ल यहाँ पर बनता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। कोल्बे स्पिंडल क्रिया में हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल मिलकर बनता है, ठीक, अंत में मिलता है, ठीक। कैसे हुआ रिएक्शन, आप समझ गए ना कैसे रिएक्शन हुआ है, मैंने ठीक से इसको समझा दिया, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं डाई एजोनीकरण क्या होता है। देखो डाई एजोनीकरण का मतलब क्या होता है, डाई एजोनीकरण क्या होता है, अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, मिथिल यानी कि यहाँ पर एनिलीन लेना है, ठीक। ये क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक, इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक। अब एनिलीन की रिएक्शन क्या करना है आपको, NaNOCl, ठीक। यहाँ पर समझ रहे हो ना ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, ठीक। ये नाइट्रस अम्ल होता है, ठीक। अब ये नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है, NaNO, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो होता है, सोडियम नाइट्राइट, और यहाँ पर HCl, इन दोनों सबसे पहले आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करके सबसे पहले बना लेते हैं नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, ठीक। तो यानी कि जब एनिलीन की रिएक्शन हम यानी कि इसकी उपस्थिति में कराते हैं, यानी इसके साथ इसके करते हैं यहाँ पर रिएक्शन इसकी, तो यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का बनना ही डाई एजोनीकरण कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, इसको बना लेते हैं, नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर NaNO2 है, प्लस में HCl है। अब ये देखो यहाँ पर NaNO2 है, ठीक। अब यहाँ पर जो H है, और यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। यहाँ का जो S और यहाँ का NO2 ये आपस में बनाकर यहाँ पर नाइट्रस अम्ल इस तरह बना लेता है, और ये NaCl निकल जाता है, ठीक, NaCl के रूप में निकल जाता है, ठीक। तो सबसे पहले बनाता है, अब ये नाइट्रस अम्ल इसके से क्रिया करता है और क्रिया करके बना लेता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक। तो इस रिएक्शन को लगता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक। उसके बाद अब अगला रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर हमको लेना है प्राथमिक एमाइड लेना है। प्राथमिक एमाइड देखो CONH2 ये जो ग्रुप होता है ये एमाइड ग्रुप होता है, ठीक। तो हमें लेना है एमाइड ग्रुप यानी प्राथमिक एमाइड लेना है, ठीक। तो प्राथमिक एमाइड लेना है। प्राथमिक एमाइड की जो रिएक्शन है वो हमें Br2, देखो Br2 के साथ होता है इसलिए इसको ब्रोमाइड बोला जाता है, ठीक। इस रिएक्शन को याद रखना, ब्रोमाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि Br2 के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हाफमैन ये नाम है, ठीक, हाफमैन यानी कि वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको खोज किया था, ठीक।
जिसने इस रिएक्शन को बताया था। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्राथमिक एमाइड लेना है, इसकी रिएक्शन हमें Br2 के साथ करा देना है। 4 NaOH होते हैं, 4 NaOH के साथ होते हैं। ठीक, तो 4 NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ये एल्किल एमीन बनता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में सोडियम ब्रोमाइड बनता है, प्लस में 2H2O बनते हैं और 2 सोडियम के बनते हैं। ठीक, जितने जल होंगे उतने Br2 भी होंगे। ठीक, NaBr भी होते उतने होते हैं, उतने अणु जल के होते हैं। ठीक, समझ रहे ना। अब देखो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर जो CO समूह है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो CO समूह होता है, यहाँ पर 4 Na, यहाँ पर देखो 2 Na यहाँ से निकल कर इस Br2 के साथ जुड़ जाते हैं, तो यानी कि 2 NaBr बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 Na बचा है। ठीक, 2 Na बचा यानी कि 2 सोडियम अणु बचे हुए हैं। ठीक, अब ये यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो 2 Na बचे हैं ये N2 बन जाता है। ठीक, इसको N2 लिख देते हैं। ठीक, N2 हो जाता है। उसका होता है यहाँ पर 2 Na2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर CO2, यहाँ पर ये जो CO है ये, और यहाँ पर देखो यानी 2 ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये CO3 बन जाएगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, 2H2O बना लेगा। ठीक, देखो 2H2O का मतलब क्या हुआ, 2H2O का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन और 4 यानी कि 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, एक जल बना लेता है। ठीक, तो इस तरीके से जल बन जाता है। समझ गए ना। इस तरीके से यहाँ पर ये CO निकल जाता है तो यहाँ पर मेथिलेमीन बन जाता है। ठीक, एल्किलेमीन बन जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर मेथिल लोगे तो मेथिलेमीन हो जाएगा। ठीक, इस रिएक्शन को बोलता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस रिएक्शन को। ठीक, उसके बाद होता है युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया क्या होती है, यहाँ पर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम यहाँ पर इसके साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ये HCl निकल जाता है। ठीक, उसके बाद ये पूरा जो बचता है ये इसके स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर ये Cl निकला, H निकला, आपस में दोनों आपस में जुड़कर यहाँ पर बन जाता है। ठीक, उसके बाद रोजनमुंड अपक्रिया। रोजनमुंड अपक्रिया ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक, रोजनमुंड अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इसको डिटेल में देखने के लिए इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ही समझा दिया है। ठीक, रोजनमुंड अपक्रिया। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड। ठीक, जब हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, जब इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, मतलब इसका क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका अपचयन करते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर एक Cl, यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक HCl बना लेगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति से पहले समझ लो, किसकी उपस्थिति में होती है, पैलेडियम की उपस्थिति में होता है। पैलेडियम इसमें जो होता है उत्प्रेरक होता है, और वेरियम सल्फेट जो होता है इसमें उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। इस रिएक्शन में वेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का काम करता है, और पैलेडियम जो होता है ये उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है एक Cl एक HCl बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक H आकर हमारा जुड़ जाता है। ठीक, एक H इस पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है एसिटल्डिहाइड। ठीक, जहाँ से Cl निकला उसके स्थान पर एक H आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक, और इस रिएक्शन को बोला जाता है रोजनमुंड अपक्रिया। ठीक, इस रिएक्शन की खास बात है कि इसमें कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है, कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। ठीक, इस रिएक्शन से रोजनमुंड अपक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता है, तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके ना तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ना भी कोई कीटोन बन सकता है ना। ठीक, ना कोई एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, ना कोई कीटोन बन सकता है, ये दोनों नहीं बनते हैं, बाकी कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है। इस रिएक्शन की ये खासियत बात है, याद रखना। रीजन होता है कि ये अस्थायी होने के कारण ये इसमें ना तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है ना कोई कीटोन बनता है। कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। ठीक, पहला एल्डिहाइड नहीं बनता है। ठीक है, इटार्ड अपक्रिया क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम लेते हैं टालुइन के करते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, इसके यानी कि CrO2Cl2 ये क्रोमिल क्लोराइड होता है, इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन यानी इसका ऑक्सीकरण करते हैं। अब ये कैसे होता है,
देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के दोनों H2 निकल जाते हैं, इस एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2 बना लेता है। ठीक, अब जहाँ से दोनों H2 निकले वहाँ पर एक O जुड़ जाता है और ये बन जाता है बेंजिल्डिहाइड। ठीक, समझ गए ना। इस रिएक्शन को लगता है इटार्ड अपक्रिया। ठीक, समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद समझते हैं स्टीफन अपक्रिया क्या होता है। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्किल साइनाइड लेते हैं, एल्किल साइनाइड का हम करते हैं अपचयन। ठीक, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 यानी कि SnCl2 या HCl की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं और इसका हम करते हैं अपचयन। ठीक, ये होते हैं अपचायक और इसकी उपस्थिति में इसका करते हैं हम अपचयन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो C और यहाँ पर जो Cn होता है, Cn के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ये ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पर जब टूट जाएगा तो एक पर देखो 2 H हैं, तो 2 H में एक H इससे जुड़ जाएगा, एक H इससे जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक, यानी इसको बोलते हैं इमीन, इसको बोलता है इमीन, और इमीन में ये क्या है, एल्डिमीन है। ठीक, इसको बोलता है एल्डिमीन। ठीक, एल्डिमीन बोल सकते हो या इमीन बोल सकते हो। ठीक, अब इसका हम करेंगे जल अपघटन, किसके ऊपर, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में इसका करेंगे जल अपघटन। ठीक, जब जल से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो, यहाँ पर देखो आपको दिखाते हैं हम, यहाँ का जो NH ग्रुप है और यहाँ का जो H2 है, H2 NH के साथ में जुड़कर अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर देखो H2 निकल गया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन इस NH के स्थान पर आकर जुड़ जाता है। ठीक, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक, ये बनता है एल्डिहाइड। ठीक, एक एल्डिहाइड बन जाता है RCHO। ठीक, ये एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, इस रिएक्शन को रहता है स्टीफन रिएक्शन। ठीक, समझ गए ना कैसे होता है। चलिए ठीक है, अब अगला बताते हैं हम आपको। ठीक, हुंस-डिकर अपक्रिया। ठीक, हुंस-डिकर अपक्रिया क्या होता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ठीक, हुंस-डिकर रिएक्शन, अब ये क्या होता है, इसमें हमें लेना है सिल्वर, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है और इसकी रिएक्शन आपको Br2 या Cl2 के साथ करा लेना है। पायरेन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो डार्जन अपक्रिया और हुंस-डिकर अपक्रिया ये दोनों सेम तरीके से होते हैं। एक डार्जन अपक्रिया हो गया, एक हुंस-डिकर अपक्रिया। ठीक, ये दोनों एक तरीके से होते हैं। ठीक, देखो उसमें जैसे देखो उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको समझा देते फिर इसको बताते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है और ये Br2 के साथ या Cl2 के साथ कराना है। ठीक, मान लो मैं यहाँ पर Br2 के साथ करा रहा हूँ। ठीक, आप Cl2 भी ले सकते हैं। ठीक, तो मान लो मैंने यहाँ पर Br2 के साथ कराया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक Ag एक Br, तो AgBr बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो CO समूह है ये निकल जाएगा और ये बन जाता है CO2 बन जाता है। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर CO2 बन गया। ठीक, अब यहाँ पर एक Br बचा तो ये एल्किल के साथ जुड़ जाएगा तो ये RBr बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे एल्किल ब्रोमाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर क्या है AgBr समझ लो ना, सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक, अब यहाँ पर R के स्थान पर आप कोई भी एल्किल ले सकते हो। ठीक, तो इसके बाद मान लो मान लो कि यहाँ पर मैंने एथिल ले लिया। ठीक, यानी एल्किल के स्थान पर, अब इसको Cl2 के साथ मान लेकर आया मैंने। ठीक, तो AgCl बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये Cl इसकी से तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, इस रिएक्शन को लगता है हुंस-डिकर रिएक्शन। ठीक, इसी तरीके से उसमें डार्जन अपक्रिया में क्या था, जब थायनिल क्लोराइड लिया था तो जहाँ देखो इसमें क्या होता है, उसमें निकला था AgCl निकला था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें AgBr निकला। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर SO2 निकल रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और उसमें भी एक यानी कि RCl बना था तो RCl इसमें भी इसमें RBr बन गया। ठीक, और RCl भी बनता है। ठीक, समझ गए ना कैसे, मतलब दोनों एक ही तरीके से होते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शन और डार्जन अपक्रिया एक ही तरीके से होते हैं। ठीक, उसके बाद है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ठीक, इसको बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ठीक, ये भी इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर पहले ही उपस्थित है। ठीक, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी दे दूंगा। ठीक, सब वीडियो का दे देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, डिटेल में अगर देखना चाहते हो इसको। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें लेना है एथिल आयोडाइड, ये लेना है एथिल ब्रोमाइड, चाहे ले लो एथिल आयोडाइड चाहे ले लो एथिल ब्रोमाइड। ठीक,
इसकी रिएक्शन करा लेना है हमें सोडियम एथॉक्साइड के साथ। जब हम एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में कराते हैं, इसको साथ में इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। ठीक, देखो विलियमसन संश्लेषण अब किया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाई एथिल ईथर इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, या फिर मतलब इसमें डाई एथिल ईथर जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक आई और एक Na, ये आपस में NaI बना लेगा और बाकी ये जो है इस एल्किल से इस एथिल से जुड़ जाता है तो ये बन जाता है डाई एथिल ईथर। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत आसान है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होता है और कैसे ये रिएक्शन होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी नेम रिएक्शन थे सभी नेम रिएक्शन को मैंने एक एक करके सभी को बता दिया है। आपके 35 नेम रिएक्शन थे, बस इतने ही नेम रिएक्शन आपको याद रखना है, बाकी और भी कोई नेम रिएक्शन नहीं बचा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उस यानी कि एक अलग वीडियो बनाकर उस पर आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ बता दें, अगर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।